अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ बशीर। आप देख रहे हैं तौसा बायोलॉजी एकेडमी। तो सबसे पहले हमने कल जो ब्रांचेस पढ़ी थी, 5 ब्रांचेस हमने कल पढ़ी थी। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे, वो है नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है मालिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें बेटा हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है हमारे पास मालिक्यूल्स, दूसरा है हमारे पास है बायोलॉजी। एक है हमारे पास मालिक्यूल, दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास बायोलॉजी। तो इस हमारे पास ब्रांचेस को मुख्तलिफ नाम्स भी देते हैं। इसमें एक नाम ये भी है कि इसको क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास मालिक्यूल, दूसरा है हमारे पास बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन जिंदा जानदार। मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स का क्या मतलब है कि अब हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में कि आइटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मालिक्यूल्स। तो किस चीज़ की स्टडी करना, स्टडीज़ ऑफ, कि वो हमारे पास मालिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो ज़िंदा जानदारों में पाए जाते हैं, उनके बारे में स्टडी करना, उसे क्या कहलाता है, मालिक्यूलर बायोलॉजी। तो हमारे पास इसकी सादा सी डिफ़ाइन अगर हम उसको लिख दें तो यूँ लिख देते हैं, स्टडीज़ ऑफ बायो मालिक्यूल इज़ कॉल्ड मालिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास मालिक्यूल्स हैं। अब हमारे पास मालिक्यूल्स एक किस्म का नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कई हमारे पास मालिक्यूल्स होते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल CO2, ये भी हमारे पास मालिक्यूल्स है। और वाटर H2O, ये भी हमारे पास मालिक्यूल है। CH4 मीथेन गैस, ये भी हमारे पास मालिक्यूल है। तो क्या सारे मालिक्यूल्स की स्टडी करना, नो, बल्कि वो मालिक्यूल्स जो सिर्फ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मौजूद हों, उनके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, मालिक्यूलर बायोलॉजी। अगर हम सारे मालिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मीथेन गैस के बारे में स्टडी करें तो मीथेन गैस हमारे अंदर है ही नहीं। अगर मीथेन गैस हमारे अंदर बॉडी के अंदर होता है तो हम जल जाते। तो इसी तरीके से वो मालिक्यूल्स जो हमारे बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हों, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, मालिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ, हम देख लें अपनी बॉडी को, देख लें कि हमारे अंदर कौन कौन सी मालिक्यूल हैं। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी मालिक्यूल्स हैं। तो हमारे जो बाल हैं, हमारे नेल्स हैं, हमारे जो स्किन है, ये सारा किसी से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास जो हमारा जो टोटल बॉडी है, इसके तकरीबन 50% हमारे किसी से मिलकर बना हुआ है, मालिक्यूल्स है। ये जो हमारे मसल्स हैं, ये क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है बेटा, ये भी क्या है, मालिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं इधर, और लिपिड्स हैं, हम जो चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, वो भी क्या है हमारे पास, बायो मालिक्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है बेटा, बायो मालिक्यूल्स, यानी कि किस चीज़ में आते हैं, मालिक्यूलर बायोलॉजी में। तो इसी तरीके से हम पढ़ते हैं कि बायो मालिक्यूल्स के अंदर जो बेटा हमारे पास जो बड़े बड़े हमारे अंदर मालिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, और इसके बाद है DNA RNA। ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे हर किसी के क्या, किस चीज़ में मौजूद होते हैं, सेल में मौजूद होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हर सेल में क्या हो जाते हैं, मौजूद होते हैं DNA और RNA। ये कहाँ से निकले हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड से निकले हैं। अब DNA का क्या मतलब है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का क्या मतलब है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब है कि हमारे पास जितने भी बड़े मालिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, तो इनके पीछे क्या है बेटा, ये कोई ना कोई हमारे बॉडी के अंदर कोई अमल चला रहे होते हैं, कोई हैपेंड, कोई काम कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आप कार्बोहाइड्रेट को ले लें, तो कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो जैसे हमारे बॉडी को, जैसे आप मोटरसाइकिल देख लें या कोई भी बाइक वगैरह देख लें, उसको चलाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है, फ्यूल। तो इसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है बेटा, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कैसे बनता है, वो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है। फोटोसिंथेसिस भी किस चीज़ में होता है, वो प्लांट्स में होता है। तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ लिविंग बायो मालिक्यूल, मालिक्यूलर बायोलॉजी सिर्फ हमारे पास सिर्फ इंसानों के अंदर नहीं है, बल्कि प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे बन रहे हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए बनता है। तो फिर हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या हासिल करते हैं, एनर्जी। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेशन। तो ये सारा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से बन रहा है,
कहाँ पे एनर्जी अपना यूज़ कर रहा है, तो ये सारा कुछ किस में पढ़ेंगे हम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे जो बॉडी है तो हमारे पास लाइफ प्रोसेस और क्या क्या चीज़ें हमारे पास डेवलप्स होती हैं। तो इसमें बेटा हमारे पास ड्रग्स हैं, ड्रग्स भी ऐसे ही डेवलप होती हैं, बनते हैं हमारे बॉडीज़ के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन का एग्जांपल ले लें, इंसुलिन का हमारे बॉडी के अंदर बनता है कि नहीं बनता? हाँ बनता है। कैसे बनता है? क्या जब हम ग्लूकोज अपने बॉडी के अंदर खाना खाते हैं रोज़ाना, तो जब हम खाना खाते हैं हमारा पेट भर जाता है, तो वहाँ से फिर किस में खाना ट्रांसफ़र होता है, फूड ट्रांसफ़र होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है? फिर खून में। खून में जब जा रहा होता है तो हमारे पास क्या चीज़ बढ़ रही होती है? ग्लूकोज की लेवल बढ़ रही होती है। तो फिर क्या करते हैं हम, इंसुलिन बनाते हैं। जो इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है, वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बनता है उसको निकाल कर, खून से एक्स्ट्रा ग्लूकोज को निकाल कर कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है? हमारे मसल्स के अंदर। चल भाई आप, उसको स्टोर कर लेता है या उसको किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या कर रहा है? इस इंसुलिन भी बन रहा है। क्या आप लोगों ने देखा है कि डायबिटीज़ के यानी कि शुगर के मरीज़ आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनके अंदर क्या हो रहा था? शुगर, ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि उनका या तो इंसुलिन कम बन रहा होता है या इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता। ये दो वजह होती हैं, या इंसुलिन कम बन रहा होता है या इंसुलिन बिल्कुल बन ही नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से उनके क्या होते हैं, ग्लूकोज की मकदार खून के अंदर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर कह देते हैं कि इसको क्या है, शुगर है। तो इसी तरीके से ये इंसुलिन क्या है? एक डेवलपमेंट्स ड्रग्स है कि ड्रग्स का काम करता है, दवाई का काम करता है। और हमारे पास इसका क्या काम है बायोमोलिक्यूल्स का? बेटा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है। जेनेटिकली GMO जिसके साथ हमने लिखा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि हमारे पास मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के किसी भी जेनेटिकली, जेनेटिक किस जीन से निकला है। जीन्स में क्या चीज़ होती है बेटा? DNA होता है, RNA होता है। तो हम जब हम कोई नया डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर क्या करें, अपनी ही मर्ज़ी के DNA डाल दें या अपनी ही मर्ज़ी के कोई करेक्टर डाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स, आप नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जेनेटिक्स के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किसी भी करेक्टर का वालिदैन से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना क्या कर लेते हैं, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या ट्रांसफ़र होते हैं? DNA ट्रांसफ़र हो रहा है, तो खसूसियात ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो किसी भी बच्चे में हम अपनी जब मर्ज़ी के खसूसियात डाल लें, तो इसमें किस चीज़ की हम मॉडिफाइड करें, DNA की मॉडिफाइड करें, तो हम अपनी मर्ज़ी के उसके अंदर DNA डाल रहे होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस भी किस में हो रहा होता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का बेटा सीधा सा ही जवाब है, सादा सा ही आंसर है। वो क्या है बेटा? एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो से निकला है। किससे निकला है? एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो कौन से जानवर में होते हैं बेटा? कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। तो ये कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ रखते हैं बेटा? इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनके साथ, और ये क्या बनाते हैं बेटा? एम्ब्रियो बनाते हैं। अच्छा, जब सेक्स ऑर्गन बनाते हैं तो इनमें कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फीमेल और दूसरा होता है क्या? मेल। तो ये मेल में क्या होता है बेटा? हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि मेल के अंदर क्या रिलीज़ करते हैं? ये स्पर्म रिलीज़ करते हैं। और फीमेल हमारे पास क्या रिलीज़ करते हैं? एग्स रिलीज़ करते हैं। जब ये दोनों हमारे पास मेल और फीमेल के स्पर्म और एग्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है बेटा? ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट हमने पढ़ा था कि ज़ाइगोट कैसा होता है? ज़ाइगोट सिंगल सेल होता है। ज़ाइगोट कैसा होता है? सिंगल सेल होता है। लेकिन जब इसकी फिर आगे क्या होता है बेटा? इसकी सेल डिवीजन होने लग जाती है। सिंगल सेल के आगे डिवीजन होने लग जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इसी तरीके से फिर मुख्तलिफ हमारे पास एक बाल की शक्ल का एक हमारे पास क्या बनाते हैं? सिंगल सेल डिवीजन, सेल क्या डिवाइड होकर एक बाल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फिर उसको क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियो कहते हैं। फिर उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर एम्ब्रियो हमारे पास एक नया बेबी बॉर्न करता है, फिर उससे नया बेबी डेवलप होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। तो ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी की डिफाइन थी पूरी कि इसमें क्या होता है बेटा? सबसे पहले हमारे पास एम्ब्रियो की स्टडी करना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी हमारे किंगडम एनिमलिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में एम्ब्रियोलॉजी होता है। यहाँ तक कि आप प्लांट्स की बात कर लें, उसके अंदर भी क्या होती है? एम्ब्रियोलॉजी होती है। प्लांट्स के अंदर भी एम्ब्रियो होता है। प्लांट्स के अंदर भी मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं।
प्लांट्स के अंदर भी ज़ायगोट बनता है, प्लांट्स के अंदर ही भी एम्ब्रियो होता है, प्लांट्स के अंदर भी बेबी न्यू बेबी बॉर्न होता है, जैसे बीज, फिर बीज से क्या होता है, एक नया पौधा बॉर्न होता है, नया पौधा बनता है। तो इसी तरीके से एक प्लांट के अंदर भी एम्ब्रियोलॉजी होता है। तो अच्छा, जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो इसका हमारे पास इम्पोर्टेंस क्या है, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। तो इसका फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि कुछ हमारे पास अर्ली स्टेज में, फॉर एग्ज़ाम्पल वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, तो उसका जब अर्ली स्टेज में हम क्या कर लेते हैं, उसके अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जिनकी जेनेटिक्स एबनॉर्मेलिटी है। तो उसमें क्या करते हैं बेटा, हम देख लेते हैं कि अगर उसके अंदर ज़्यादा चेंजिंग आई है तो हम क्या करते हैं, तो इस्लाम तो हमें इस चीज़ का इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि 3 मंथ से पहले हमें पता चल जाए कि बच्चे का दिमाग नहीं बन रहा, या बच्चे का सर का आधा हिस्सा नहीं बन रहा, या कुछ और मसला है, तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये थे, क्या थी बेटा हमारे पास, बर्थ इफ़ेक्ट, हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एम्ब्रियो के बारे में हम पढ़कर, हम एम्ब्रियो के अंदर जो हमारे पास जो न्यू बेबी डेवलपमेंट हो रहा है, जो न्यू बेबी हमारे पास बन रहा है, उसका हम अल्ट्रासाउंड करवा कर देख सकते हैं किस तरीके से बन रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और बच्चे की जो हड्डियां हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी पेढ़ी हमें लग रही हैं, तो हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट, इलाज भी कर सकते हैं उसका, कि कैल्शियम की गोलियां भी दे सकते हैं उस औरत को, उस माँ को, कि आपके अंदर, आपके जो खाने हैं उनमें कैल्शियम की कमी है, तो आपके बच्चे की हड्डियां में टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही हैं, तो आप ऐसे कर लें कि बाज़ार से कैल्शियम की गोलियां खरीद लें। तो हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ कर क्या क्या चीज़ें करेंगे, जो एम्ब्रियो के अंदर जो हमारे पास न्यू बेबी बॉर्न हो रहा है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बेटा जीनेटिक्स, ये भी पिछले ब्रांच से रिलेटेड है। इसमें पहले जो 4 वर्ड हैं बेटा वो क्या है, जीन। तो इसी से रिलेटेड निकालते हैं कि जीन हमारे पास, तो कुछ बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, जीन पढ़ लेते हैं, जीन नहीं बेटा, ये क्या है, जीन्स। जीन्स है क्या, जीन्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, जीनेटिक्स। तो हम जीन्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि जीन्स खुद क्या है बेटा। तो जैसे हम पढ़ लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो इसी तरीके से हमारे जो विरासत को, जो हमारी इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने वाला जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है बेटा, जीन्स है। तो जीन्स यूँ समझ लें कि जीन्स क्या है, डीएनए का टुकड़ा है। जीन्स क्या है, आपसे कोई अगर पूछ ले कि जीन्स क्या है, तो आप यूँ कर लें कि ये क्या है, डीएनए का एक पीस है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई खसूसियात को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे आपकी आँखों का कलर हो, या आपके हेयर का कलर हो, या आपके हेयर का स्टाइल हो, तो ये सारा कुछ किस में आता है बेटा, जेनेटिक्स में आता है। तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, वो खसूसियात जो हमारे पेरेंट से हमारे ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाएं, क्या, जीन्स के ज़रिए, किसके ज़रिए, जीन्स के ज़रिए, कि वो खसूसियात जो हमारे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं बेटा, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बच्चे को। तो वो खसूसियात जो जीन्स के ज़रिए हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं, जीनेटिक्स। अच्छा, जब ये जीनेटिक्स की जो हम, ये क्या थी जेनेटिक्स की डिफ़ाइन। अच्छा, तो इसमें हमारे पास फिर कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स में भी तो होते हैं। जेनेटिक्स प्रॉब्लम हमारे पास क्या होते हैं कि वालिदैन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास किसी को बीमारी है, हेमोफीलिया है, किसी को थैलेसीमिया है, तो फिर वो मर्ज़ वालिदैन के ज़रिए से बच्चे में भी मुंतकिल हो सकती है। या किसी वालिदैन को कलर ब्लाइंडनेस का मसला है, तो फिर वो हमारे जीन्स के ज़रिए से बच्चे के अंदर भी मुंतकिल हो सकती है। दूसरा, इसका हमारे पास फ़ायदा क्या है कि हम अपनी मर्ज़ी का जीन्स मॉडिफाइड कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी का जीन्स मॉडिफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें
किसी गाय से अच्छा दूध चाहिए तो हम अपने मर्ज़ी का डीएनए इंजेक्शन लगवा लेते हैं। देख रहे हैं ना आजकल क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं कि हमें अच्छा गोश्त मिले या अच्छा हमें फल मिले। तो ये क्या है बेटा, जीन्स मॉडिफिकेशन। ये सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। या यूँ करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें अच्छा दूध मिले तो उसको इंजेक्शन लगवा देते हैं, उसकी जीन्स मॉडिफाइड करते हैं ताकि हमें अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा दूध हासिल करें। या हम गोश्त हासिल करने के लिए अपनी मर्ज़ी का जीन्स डाल लेते हैं, इसके अंदर दाखिल कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त मिले। तो ये सारा कुछ प्रोसेस हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स क्या है बेटा, कि किसी भी जानदार के हमारे पास बाकियात। बाकियात कौन सा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप घर चले जाएं या आपके बाजू क्लासरूम में ही रह जाए, ये है बाकियात? नो बेटा, ये नहीं। बल्कि वो बाकियात फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जानवर या परिंदा मर जाए, ज़मीन के अंदर चला जाए और कई हज़ार साल बाद, 1000 साल बाद, 2000 5000 साल बाद उसका हमें चोंच मिल जाए, उसकी किसी भी चीज़ का उसकी रिमेनिंग्स पार्ट्स मिल जाएं, उसकी रीढ़ की हड्डी मिल जाए, तो वो इसके क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, बाकियात होती हैं। तो फिर उसको हम क्या करते हैं, उससे हम उसकी किस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें बेटा, उसकी एजेस का अंदाज़ा लगा लें। उसको क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। तो फॉसिल से हमें क्या मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हमें मिलता है। फॉसिल से हमें क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल हमें मिलता है। तो ये फॉसिल फ्यूल हमें कैसे मिलता है बेटा, ये भी हमें इन्हीं जानवरों के वजह से मिलता है कि जानवर अंडर प्रेशर ज़मीन के अंदर जब दब जाते हैं प्रेशराइज की वजह से, और जब उसके ऊपर गल सड़ जाते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि हम अक्सर देख लेते हैं कि कुरान मजीद में, इस्लामी बुक्स में हम पढ़ लेते हैं कि अरब ममालिक में ज़्यादा से ज़्यादा अज़ाब आया कि अल्लाह ने एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ पे बिल्कुल उल्टा करके मारा, उसके अंदर जो सारा कुछ था वो सारा ख़त्म हो गया, जिसमें प्लांट्स भी थे, एनिमल्स भी थे और ह्यूमंस भी थे, सारा ख़त्म हो गया। तो आज हम देखते हैं कि वहीं से वो कई हज़ार साल पहले ज़मीन के अंदर दब गए, तो आज वो क्या निकल रहा है, देख रहे हैं हमारा ममालिक में क्या निकलता है, ज़्यादा तेल निकलता है। तो ये क्या थी बेटा हमारे पास, पैलेंटोलॉजी। तो ये हमारे पास, इसमें हम और क्या पढ़ते हैं बेटा, हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म के। इसमें हम ये देख लेते हैं जो हमें वाक़यात मिलते हैं कि वो कितने हज़ार साल पहले के थे। सिर्फ डायनासोर की बात नहीं होती इधर, और भी हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास जो डायनासोर, आप लोग पढ़ेंगे आगे के डायनासोर सिर्फ चलने या रेंगने वाले नहीं थे, बल्कि डायनासोर उड़ने वाले भी थे, रेप्टाइल की किस्म के भी थे। तो हमारे पास पैलेंटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी जो हमारे पास मर गए हैं जानवर या जानदार, तो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों या कोई और हों, तो जितने भी जानदार हमारे पास ज़ेर ज़मीन दब गए हैं, उनकी एज, उनकी हिस्ट्री पढ़ना, उसको क्या कहलाते हैं, पैलेंटोलॉजी। तो आज का जो हमारे पास लास्ट ब्रांच जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो है क्या, टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी बेटा हमारे पास किसी से निकले हैं, टेक्सा से निकले। टेक्सा का क्या मतलब है, ग्रुप। किस चीज़ की ग्रुप बंदी, जानदारों की क्या करना बेटा, ग्रुप बंदी करना, क्लासिफिकेशन करना। तो किसी भी जानदारों की क्लासिफिकेशन किस चीज़ में करना, ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में। किस में, ग्रुप्स या सब ग्रुप में जानदारों की ग्रुप बंदी करना, क्लासिफिकेशन करना, उससे क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी। तो जब हम किसी भी जानदार की ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो उसके साथ उसका नाम भी रख लेते हैं। कैसा नाम, जैसे इरफान को फाना कहते हैं ऐसा नाम, नो बेटा, उसका साइंटिफिक नेम रख लेते हैं। कैसा नाम रख लेते हैं, साइंटिफिक नेम रख लेते हैं। तो यह हमारे पास हमने दो चीज़ें पढ़ी हमने टेक्सोनोमी में। एक हम क्या करते हैं, जानदारों की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, दूसरा हम जानदारों की क्या कर लेते हैं, नेम रख लेते हैं। तो हम, अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास कि हम टेक्सोनोमी, हम जानदारों की ग्रुपबंदी किस बेस के ऊपर करते हैं। तो एक तो हमारे पास सिमिलरिटीज़ के ऊपर कर लेते हैं, दूसरा हमारे पास
डिफरेंस के ऊपर, यानी कि एक जैसी खसूसियात के अंदर या हमारे पास डिफरेंस खसूसियात के मुताबिक हम जानदारों को अलग-अलग ग्रुप्स में रख लेते हैं। तो जब हम जानदारों को अलग-अलग ग्रुप्स में रख लेते हैं तो इसके साथ हमारे पास इसका फ़ायदा क्या है, इसका इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या होता है, तो इसके साथ हमारे पास हर जानदार की किसी भी ऑर्गेनिज़म्स की हिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, किसी भी जानवर के बारे में स्टडी करना आसान हो जाता है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, किसी भी जानवर के साइंटिफिक नेम रखना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस हम किस में पढ़ लेते हैं बेटा, टैक्सोनॉमी में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।